तो मेरी जान एक बार फिर से छावा की दुनिया में आपका स्वागत है। तो इस बार ऐसी वैसी नहीं मास्टरपीस डिटेल ढूंढ कर लाया हूँ। विश्वास करो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वैसे तो मैंने छावा पर 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, एक छावा मूवी की एंडिंग को लेकर, तो दूसरा कुछ फैक्ट्स और सीन बाय सीन ब्रेकडाउन। तो आप तैयार हो जाइए हिडन डिटेल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डिटेल नंबर 1, इस सीन में जब पहली बार औरंगजेब को दिखाया जाता है तो आप नोटिस करना औरंगजेब कुछ सिल रहा था। तो बताया जाता है औरंगजेब को टोपिया सिलने का शौक था। अब आपको पता है कि इस्लाम में टोपिया पहना जाता है, तो औरंगजेब की ये खासियत थी कि वह खुद की सिली हुई टोपी पहनता था। और यही नहीं, उसको इस काम में इतना मजा आता था कि वह अपनी सिली हुई टोपी बेचता भी था। बताया भी जाता है कि औरंगजेब जब मरने वाला था तो उसने टोपी बनाने की स्पीड बढ़ा दी थी भाई, और जब मरा तो उसके बेचे हुए टोपियों के पैसे से ही उसका अंतिम संस्कार करा गया था। डिटेल नंबर 2, इस सीन में ये बंदा बोलता है कि बंगाल से शाइस्ता खान ने नजराना भेजा है आलमगीर। तो ये शाइस्ता खान कौन था? तो देखिए, शाइस्ता खान औरंगजेब का मामा था, जो मुगलों का जनरल और सूबेदार था। ये भी बहुत शक्तिशाली बादशाह था जो बंगाल के अंदर ही रहता था। डिटेल नंबर 3, इस सीन में ये बंदा बोलता है कि तिब्बत की जंग में मुगलों ने फतेह कर लिए जनाब। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि हाँ, तिब्बत और मुगलों के बीच 1679 से 1684 तक युद्ध हुआ था, जिसमें मुगलों की विजय हुई थी। डिटेल नंबर 4, इस फोटो में हम यहाँ पर औरंगजेब को नोटिस कर सकते हैं, और यहाँ पर शिवाजी को, और उनके साथ ये बच्चा संभाजी महाराज हैं। और इस चीज को मूवी के अंदर बताया भी गया है। दरअसल औरंगजेब शिवाजी महाराज को पुरंदर की संधि के बहाने उन्हें धोखे से अपने दरबार में बुलाया था और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था, जिससे शिवाजी यहाँ पर भड़क जाते हैं। और ये वही फोटो है। उसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी और उनके बेटे को आगरा के अंदर कैद करा था, बट वह वहाँ से भी भाग निकले थे। डिटेल नंबर 5, इस सीन में जैसे ही मुगल सैनिक गानों को रख कर वापस आते हैं तो यहाँ पर शेर की दहाड़ सुनाई देती है, वो भी बहुत हल्की सी। वैसे मैं आवाज सुना नहीं सकता, बट आई थी। तो आपको ये पता है कि बाद में उसी शेर से संभाजी महाराज यहाँ पर लड़ते हैं। डिटेल नंबर 6, इस सीन में यहाँ पर ये लोग बैठे होते हैं, तभी अचानक से इनका महल और जमीन सब कुछ हिलने लगता है, जिससे वह समझ जाते हैं। वैसे डायरेक्टर ने ये चीज बहुत ही सही करा है, क्योंकि बताया जाता है कि उस जमाने में जब एक साथ 20 से 25 हजार घोड़े दौड़ते थे तो जमीन में कंपन होने लगता था। उसी चीज को यहाँ पर दिखाया जाता है। डिटेल नंबर 7, इस सीन में कवि कलश खुद को नमक से तुलना करते हैं। वह बार बार खुद को नीचा गिराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कवि कलश इससे पहले मुगलों के ही दरबार में रहते थे, फिर भी संभाजी महाराज उनसे बहुत लगाव रखते थे। जैसे कि जब कवि कलश बोलते हैं कि हम नमक है महाराज, जितना जरूरत हो वहाँ उपयोग कर लीजिए। उसके बाद संभाजी बोलते हैं कि हम आपको दुश्मनों की घाव पर लगाएंगे। हालांकि डायरेक्टर ने इस चीज का कनेक्शन लास्ट में दिखाया, जो कि बहुत जबरदस्त लगा था भाई। यहाँ पर जब पहली बार संभाजी महाराज के सामने औरंगजेब आता है तो संभाजी महाराज कवि कलश से बोलते हैं कि छांदोगा माते अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। और फिर कवि कलश बोलते हैं, हाथी घोड़े तीर तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। और ये सुनकर औरंगजेब की जल जाती है। यानी संभाजी महाराज अपने कहने के हिसाब से एक प्रकार से कवि कलश जी को दुश्मनों की घाव पर ही यूज किया। डिटेल नंबर 8, इस सीन में जीनत बेगम बोलती है कि दक्कन में कोई तो होगा जिसका दम उसके ही घर में घुटता होगा। यानी जीनत बेगम मराठा साम्राज्य में ऐसे गद्दार को ढूंढने को बोलती है जो मराठों से गद्दारी करे। और फिर देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जो मराठों के कपड़े पहने हैं और इसके हाथ में 2 अंगूठी नोटिस कर सकते हैं। तो ये बंदा कोई और नहीं बल्कि गानो जी था, जिसने धोखा दिया था। डिटेल नंबर 9, इस सीन में संभाजी महाराज के हाथों में एक हथियार को नोटिस कर सकते हैं, जो शिवाजी का ही था। इस हथियार को वागनक बोला जाता है। इसी वागनक से शिवाजी ने अफजल खान को मारा था। डिटेल नंबर 10, यहाँ पर औरंगजेब बोलता है कि मैंने ये ताज अपने परिवार की लाशों पर खड़े होकर पहना था, इसे तभी पहनूंगा जब संभाजी की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। हालांकि औरंगजेब बहुत मेहनत करा कि संभाजी महाराज की चीखें निकले, वह चिल्लाए, बट वह नहीं चिल्लाए। तो आप नोटिस करना, उनको पकड़ने के बावजूद भी वह अपना ताज नहीं पहना था, क्योंकि वह हार गया था। यहाँ पर तो जब वह ये खबर सुनता है कि संभाजी पकड़ा गया है तो वह सबसे पहले दौड़कर अपने ताज के ही पास आता है और उसे गले लगाता है, बट अफसोस वह पहन नहीं पाया। डिटेल नंबर 11, इस सीन में अगर लिटरली देखा जाए तो कवि कलश जी बच गए थे, यानी बच सकते थे, लेकिन भाई अपने राजा के प्रति इतने वफादार थे कि खुद पकड़े गए। क्योंकि जब मुगल इनको घेरते हैं तो संभाजी महाराज बोलते हैं कि कवि कलश जी आप यहाँ से चले जाइए, बट उनका कहना था कि मेरे पर वैसे ही सब शक करते हैं, मैं छोड़कर गया तो मुझे पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, इसलिए वह अपनी वफादारी दिखाने के चलते नहीं भागते। वैसे डिटेल ये नहीं थी, ये है।
यहाँ पर जब कवि कलश जी अधमरे होकर बेहोश हो गए थे तो लाशों के बीच में वह पड़े थे और सभी ने मान लिया था कि वह मर गए और मुगल संभाजी महाराज को लेकर जा रहे थे। चाहते तो ये थोड़ा देर और वहीं पर रुककर मुगलों का इंतजार करते और उनके जाने के बाद यह बच सकते थे, बट कवि कलश जी ने ऐसा नहीं किया। वह दोबारा उठकर संभाजी के लिए चिल्लाने लगते हैं, जिससे पकड़े गए। वारे दोस्ती, मतलब आज के जमाने में भाई कहाँ ऐसा होता है यार। अगर आपका कोई फ्रेंड हो तो बता सकते हैं। वेल, नेक्स्ट डिटेल पर आते हैं। डिटेल नंबर 12। यहाँ पर जब संभाजी महाराज पकड़े जाते हैं तो औरंगजेब बोलता है कि या खुदा, तेरी बनाई हुई दुनिया तबाह होने से बच गई। इसने ऐसा क्यों कहा? तो भाई औरंगजेब इतना हरामी था कि आपको पता ही है, उसने ऑर्डर दिया था कि जब तक संभाजी महाराज पकड़े नहीं जाते, जहाँ जहाँ जाओ किसी को भी मत छोड़ो। यानी वह हर एक व्यक्ति को मारने का ऑर्डर दे दिया था। उसकी दरिंदगी यहाँ पर भी आपने देखा होगा, एक बच्ची को नहीं छोड़ा, जला दिया था यार। डिटेल नंबर 13। अच्छा, अगर आप औरंगजेब के लुक को देखेंगे तो शुरू में उसके बाल थोड़े थोड़े काले दिखाए जाते हैं और दाढ़ी भी साइड से कुछ कुछ काली नजर आती है, और लास्ट में जब औरंगजेब को देखेंगे तो उसके पूरे बाल सफेद होते हैं और दाढ़ी भी। यानी यहाँ पर डायरेक्टर ने औरंगजेब के मेकअप के अंदर डिटेल में काम किया है। जैसे जैसे समय बीतता है औरंगजेब को और बूढ़ा दिखाया गया है। इस फोटो और इस फोटो में 9 साल का अंतर है, जो दिखता भी है यार, मानना पड़ेगा इस डिटेल के लिए। डिटेल नंबर 14। इस सीन में संभाजी महाराज को आखिरी बार दिखाया जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्टर ने जिस तरह से उनको प्रेजेंट करा है ना, ये फ्रेम बहुत ही जबरदस्त लगा। आप नोटिस करेंगे संभाजी महाराज के ऊपर प्रकाश का गिरना, जो ये फोरशैडो कर रहा था कि संभाजी महाराज के पास बहुत पावर है। वहीं औरंगजेब को नोटिस करेंगे तो वह बेहोश पड़ा होता है, मानो ऐसा लगता है कि वह मर चुका है। यानी यहाँ पर औरंगजेब का इस तरह गिरना ये फोरशैडो कर रहा था कि वह पूरी तरह से हार चुका है। और डायरेक्टर ने भी बहुत शानदार डिटेल के साथ एंडिंग दिखाई है। देखो, भले ही सबको पता है कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को मार दिया, बट इसके बावजूद भी डायरेक्टर चाहते थे कि मुझे लास्ट में कुछ ऐसा दिखाना है जैसे लगे कि संभाजी हार कर भी जीत गए और औरंगजेब जीत कर भी हार गया। और ये दोनों फ्रेम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन हारा कौन जीता। इधर औरंगजेब अधमरा होकर गिरता है, उधर संभाजी अधमरा होकर भी खड़े होते हैं। ये होती है स्मार्ट सोच डायरेक्टर की। इस सोच के लिए भाई 1 लाइक तो बनता है बॉस।